+2 च ना मॉडर्न फिजिक्स दे विच मतलब जो रेगुलर सिलेबस है ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ पोर्शन डिलीटेड है। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। रेडियो एक्टिविटी कोई मुश्किल काम नहीं है ये। देखो पुत्र एक्चुअली जिन्ने भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है वो सारे अनस्टेबल है। अनस्टेबल न्यूक्लियाई है जिस करके ये अपने आप को स्टेबलाइज करने लिए की करते रहते हैं अल्फा बीटा गामा ये रेडिएशंस एमिट करते। हुण जदों असी अल्फा बीटा गामा के बारे डीपली स्टडी की असी मतलब साइंटिस्ट ने ये देखा पुत्र कि गामा तो बेसिकली इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स रेज गामा रेज वाले पढ़े ना। जदों अल्फा रेज बारे स्टडी की गई तो देखने च आया कि एक्चुअली अल्फा रेज पार्टिकल्स दियां बनियां हुई केड़े पार्टिकल्स दियां अल्फा पार्टिकल्स एक स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है जिदा रिवर की है वाटर मॉलिक्यूल्स दी नदी है ना फ्लो कर रहे लगातार उदा ही अल्फा रेज की है एक नदी है कि अल्फा पार्टिकल्स और हर अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना वा वो सानू पता वा। अल्फा पार्टिकल च 2 प्रोटॉन्स है 2 ही न्यूट्रॉन्स होंगे। इस करके अल्फा पार्टिकल का चार्ज +2 ही है मास ऑलमोस्ट 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन है। अच्छा जदों बीटा पार्टिकल्स बारे स्टडी की गई तो देखने च आया कि बीटा पार्टिकल्स बेसिकली बीटा रेज जेडियां बीटा पार्टिकल्स दी बनियां ते बीटा पार्टिकल्स दो तरह दे पॉजिटिव ते नेगेटिव। जदों बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स नू देखा गया तो वो कौन है बेसिकली वो इलैक्ट्रॉन्स है जिहड़े कि न्यूक्लियस चों निकल रहे हैं। ये बड़ी शॉकिंग गल है क्योंकि इलैक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस च हुंदे नहीं पर वो न्यूक्लियस चों क्योंकि आ जिहड़ियां रेज है ना अल्फा बीटा गामा ये न्यूक्लियस चों निकलदियां ते न्यूक्लियस चों जदों बीटा रेज की स्टडी की गई तो वो तो इलैक्ट्रॉन्स कित्थों आ गए वो भी देखते हैं अपन। और पॉजिटिव बीटा रेज का मतलब है पॉजिट्रॉन्स। पॉजिट्रॉन ते इलैक्ट्रॉन्स दोनों का चार्ज इक्वल बट और मासेस बराबर है। मास ऑफ पॉजिट्रॉन ते मास ऑफ इलैक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बराबर जबकि प्रोटॉन ते इलैक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल बट ऑपोजिट तो हुंदा पर मासेस बराबर नहीं हुंदे पर पॉजिट्रॉन्स ते इलैक्ट्रॉन्स दे मासेस बराबर है ये भी याद रखनी है। और पॉजिट्रॉन्स नू असीं टर्म यूज करते हैं एंटी पार्टिकल्स मतलब असीं मान के चलते हैं कि किदां दी दुनिया भी है जिहड़ी कि उल्ट पार्टिकल्स की बनी है जिदा इलैक्ट्रॉन के उल्ट पॉजिट्रॉन है एंटी। और इन्हां दी खासियत असीं इदां मान सकते हैं इस लैवल ते कि जदों भी कोई पार्टिकल और उहदा एंटी पार्टिकल जे अचानक एक दूजे की रेंज दे विच आ जाण तां एक दूसरे नूं खत्म करके वो गामा रेज पैदा करते एनहिलिएशन ऑफ मैटर कह देने आपां तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी
तो हुण बेटा ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है ये अपने आप को स्टेबलाइज करने लिए ये सारे पार्टिकल्स एमिट करते हैं। हुण हुंदा की है देखो कि एक्चुअली ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਦੇਖੋ x ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ x ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਅਨਸਟੇਬਲ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਐਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ नाम है वो बदल चुका, मतलब ये नवा न्यूक्लियस बन गया। कितना बढ़िया पुत्र वो अपनी गल समझ आएगी क्योंकि अल्फा का मतलब है दो प्रोटॉन्स ते दो न्यूट्रॉन्स तो बनया हीलियम न्यूक्लियस, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस भी दो प्रोटॉन्स से और कोई भी जिहड़ा प्रोसैस हुंदा ना पुत्र जिद्दां खास करके न्यूक्लियर प्रोसैस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मास नंबर ਤੇ एटॉमिक नंबर ने कंजर्व रहना। हुण आ एक तरह का रिएक्टेंट है और इधर प्रोडक्ट्स है, तो रिएक्टेंट का टोटल मास नंबर ये है जबकि प्रोडक्ट दो है, तो एक का मास नंबर 4 है तो दूजे का और इधर क्यू वैल्यू असी बोलते हैं भी इस प्रोसैस के दौरान कितनी एनर्जी इनवॉल्व है। जे तां क्यू एनर्जी एमिट हुई है बाहर निकली है रिलीज हुई है वो तां हुंदा वा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, स्पॉन्टेनियस। तो ये सारे प्रोसेसेस अपने आप हो रहे स्पॉन्टेनियस है। इहदे विच क्यू की है एनर्जी रिलीज्ड है ड्यूरिंग अल्फा डिके। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ એનર્ਜੀ किस फॉर्म च है। तो एक्चुअली अगर आप मान लीजिए कि यह जिहड़ा न्यूक्लियस है रिएक्टेंट भी कह सकते हैं है ना, तो ये जिहड़ा रिएक्टेंट न्यूक्लियस है अगर ये बिफोर अल्फा डिके तो पहला की है अनस्टेबल भी है और रेस्ट पे भी है। तो जदों ये चों अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो इनू इदा समझो जिदा बंदूक च गन चो गोली बाहर निकलती बुलेट, तो की हुंदा बुलेट भी ते गन दोनों ही उस वक्त मोशन च आ जाती हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दे कोल। सो वही इत्थे होना कि जदों अल्फा डिके होना पुत्र ये भी मोशन च होना और आ भी मोशन च, तो मोशन करके यदि भी काइनेटिक एनर्जी है ये भी काइनेटिक एनर्जी है। मतलब जिहड़ा क्यू है ना जिहड़ी आपां एनर्जी रिलीज्ड लिखी है, तो अल्फा डिके जो एनर्जी किहड़ी फॉर्म च एग्जिस्ट करती है जिहड़े प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है उन्हां दी काइनेटिक एनर्जी। अगली गल हुण पुत्र जे मैनूं कोई कहे कि क्यू होएगा कितना तो वो आपां कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअली होया की है कि एनर्जी अपने आप नहीं पैदा होनी, वो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म आनी है। और ये एक गल का ध्यान रखो जदों असीं न्यूक्लियर प्रोसैसिस की गल करते हैं तो एनर्जी मास तो भी आ सकती है, mc² तो भी मास। तो हुण अल्फा डिके च एनर्जी कित्थों आएगी कि आ जिहड़ा एक्स न्यूक्लियस है अगर आप इसका मास नोट करिए, मास नोट कर लिया और अल्फा डिके तो बाद आ जिहड़े दो प्रोडक्ट्स बने हैं इन्हां दा मासिस नोट कर लिया, इहदा भी तो असीं की देखांगे इन्हां दोनों के मासिस दा सम इहदे नालों घट है। मतलब जदों रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट्स बने तो मास घट गया, तो घटिया मास तो इसका मतलब वो बाकी मास गया कित्थे रिलीज होया इन दी फॉर्म ऑफ क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू नूं आपां कढ सकते हैं कि मास ऑफ एक्स चों मास ऑफ अल्फा ते मास ऑफ वाई न्यूक्लियस, तो आ
ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਏਗਾ ਮਾਸਿਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ c ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਅਲਫਾ ਡਿਕੇ x ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਰੈਸਟ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਆਫਟਰ ਅਲਫਾ ਡਿਕੇ ਅਲਫਾ ਔਰ y ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਗਨ ਬੁਲੇਟ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਟੋਟਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਲਫਾ ਡਿਕੇ ਜੋ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ y ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਕੁਅਲ ਬਟ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇਹ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋਈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਲਫਾ ਤੇ y ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਾਈਨੈਟਿਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚ ਉਹ ਅਲਫਾ ਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਵੀ ਹੈ ਪਲੱਸ y ਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਵੀ ਇਦਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਹੁਣ मोमेंटम ਦਾ काइनेटिक एनर्जी नाल की रिलेशन होता हाँ तो p स्क्वायर बाय 2m आही है ना। हुन क्योंकि p दोनों ਲਈ मैग्नीट्यूड च सेम है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मासेस है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ k ਅਲਫਾ ਆ ਤੇ k y ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ देयर ਮਾਸਸ। ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਲਫਾ ਔਰ y ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਫਾ ਹਲਕਾ ਆ ਘੱਟ ਮਾਸ ਹੈ तो k ਅਲਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ k y ਘੱਟ ਹੋ है ना। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ky ਇਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ m ਅਲਫਾ k ਅਲਫਾ ਓਵਰ my तो आ ky ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। सो k अल्फा की बनूंगा my u over m अल्फा प्लस ए नॉन मेडिकली ज्यादा जरूरी है बट अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट है सारा ही कि ਜਿਹੜੀ टोटल एनर्जी रिलीज हुई है ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਅਲਫਾ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ प्रोडक्ट न्यूक्लियस को है वो आप इथों भी कट सकते हैं और टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा एग्जैक्ट कटना होएगा इथों आ जाएगा है ना। ये फार्मूलाज सारे दिमाग च रखने पैने।
अच्छा ये जिहड़ा सेम कंसैप्ट है ना +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੁਲਟ ਗਨ ਸਿਸਟਮ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਲਟ ਫਾਇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ गन ने भी मोशन च आ जाना बुलेट ने भी आ जाना तो आ बुलेट है क्योंकि हल्की है आ गन है ये बुलेट है ये गन है तो ये टोटल बुलेट प्लस गन की काइनेटिक एनर्जी ठीक है तो जो तुहानू कहे कि जे टोटल काइनेटिक एनर्जी इन्नी है फायरिंग च तो दसो बुलेट की ते गन की काइनेटिक एनर्जीज की रेशो वो आपां उन्हां दे इनवर्स रेशो ऑफ देयर मासेस तो कट सकते ते जो कहे दसो एग्जैक्ट बुलेट कोल कितनी काइनेटिक एनर्जी है क्यू की है बुलेट प्लस गन दोनों की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर फायरिंग तो तुसी इत्थे आ फार्मूले तो इत्थे मास ऑफ गन आ गया मास ऑफ बुलेट आ गया पुट करो वही सेम एग्जैक्ट कंसेप्ट है तो अभी सेम है दोनों की आ बुलेट की मोमेंटम है ये गन की मोमेंटम है आफ्टर फायरिंग इक्वल बट ऑपोजिट सो ਹੁਣ बेटा अल्फा डिके तो बाद आप चलते हैं बीटा डिके दसिया बीटा डिके दो तरह का नेगेटिव बीटा डिके एक पॉजिटिव बीटा डिके तो आमतौर पर जो असं बीटा डिके वर्ड यूज करते हैं तो प्रेफरेबली नेगेटिव बीटा डिके ही गल होंदी है तो नेगेटिव बीटा डिके दे विच तुहाडा जिहड़ा न्यूक्लियस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਮੰਨਦੇ ਆ 0 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਟॉमिक ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ -1 तो एक्चुअली एक मिनट पहला ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਚ तो इलेक्ट्रॉन कांट रिजाइड इन ए न्यूक्लियस उच नहीं हो सकता फिर आया कित्थों है तो एक्चुअली की हुंदा पुत्र जिन्ने भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल है उन्हां दी अनस्टेबिलिटी दा कारण की हुंदा या तो एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों जो मतलब एक भी अगर एक रेंज तो ज्यादा हो गया तो न्यूक्लियस नू अनस्टेबल कर देता हुण कोई भी अनस्टेबल सिस्टम अपने आप नू स्टेबलाइज करने लई की करता वा कि वो तरीके लभदा वा कि अपनी एनर्जी नू घटाया जा सके तो हुण जिहड़ा तुहाडा नेगेटिव बीटा डिके वाला न्यूक्लियस है इहदे च की होना कि इस न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी का कारण है एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो होना की है ये एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ने दी ज्यादा एक्सेस है ना वो घटाने का तरीका की है ये अंदर जिहड़ा न्यूट्रॉन है उन्हें कन्वर्ट हो जाना प्रोटॉन ते इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ते इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट करने लिए न्यूट्रॉन जिहड़ी फोर्स जिम्मेवार है उन्होंने कहते हैं वीक फोर्स जो आप पढ़ते हैं ना कि नेचर च 4 तरह दी फोर्सेज है ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स न्यूक्लियर फोर्स ते वीक फोर्स तो वीक फोर्स है जिवें कि न्यूट्रॉन नू न्यूक्लियस दे अंदर प्रोटॉन ते इलेक्ट्रॉन च कन्वर्ट किया ਇਹਦਾ मतलब की होया कि जदों बीटा डिके होया नेगेटिव बीटा डिके तो न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन घट गया तो न्यूट्रॉन काहदे च कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन च प्लस वो जिहड़ा इलेक्ट्रॉन बनया वो नाल दी नाल बाहर आ गया वो बाहर आ गया
ठीक है, क्योंकि इलैक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रह नहीं सकते, तो ये असी एक्सप्लेन करते हैं हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बिहाफ से, केमिस्ट्री में भी पढ़िया हो। तो हुण ਇਹਦਾ मतलब की होया कि अच्छा हुण आपां इत्थे वापस आइए, ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि जदों असी इलैक्ट्रॉन नाल डील करना तो इलैक्ट्रॉन का मास एटॉमिक नंबर की लेना -1। तो ਇਹਦਾ मतलब जदों एक्स न्यूक्लियस चो इलैक्ट्रॉन बाहर आया तो एक नवे न्यूक्लियस च चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि एक्स दे अंदर जिहड़ा न्यूट्रॉन सी वो जदों प्रोटॉन च चेंज होया तो एक्स न्यूक्लियस का नाम बदल के की हो गया वाई। तो जिहड़ा वाई है ਇਹਦਾ मास नंबर तो वही रहना, पर एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज्ड बाय, ਇਹਦਾ मतलब नेगेटिव बीटा डिके के दौरान इनू ਅਸੀਂ कहने आ पेरेंट न्यूक्लियस, इनू कहने डॉटर न्यूक्लियस, तो ਉਹਦਾ मास नंबर एक बढ़ जाता। प्लस देखन जी आया, देखो जिन्ने भी प्रोसेसेस है हर तरह का प्रोसैस जिहड़ा ਉਹਦੇ ਚ ना टोटल एनर्जी ने कंजर्व रहना। हुण जदों साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग च मन्निया कि एक्स न्यूक्लियस चो एक इलैक्ट्रॉन बाहर निकलिया, एक न्यूक्लियस बन गया, तां क्यू एनर्जी है जिहड़ी कि वाई और इलैक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म च है। तो उन्होंने की देखा पुत्र कि टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं आ रही, तो उत्थे फिर थ्योरेटिकली ये मन्निया गया कि जदों नैगेटिव बीटा डिके हुंदा तो इलैक्ट्रॉन के नाल नाल एक होर पार्टिकल भी बाहर आंदा जिन्होंने उन्होंने नाम दिता एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो याद ही रखना। तो ये जदों इस पार्टिकल को कंसीडर किया उन्होंने, तो हुण टोटल एनर्जी आफ्टर डिके ते बिफोर डिके सेम आई। तो हुण होया की है, ये जिहड़ा पार्टिकल है फिर लेटर ऑन एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट भी होया, पर आपां याद ये रखना कि जदों नेगेटिव बीटा डिके हुंदा तो एक्स न्यूक्लियस चों इलैक्ट्रॉन दे नाल नाल एक पार्टिकल बाहर निकलदा जिहदा नाम एंटी न्यूट्रिनो। अच्छा, और हुंदा ये है कि जिस नेगेटिव बीटा डिके च इलैक्ट्रॉन जदों बाहर निकलिया, मान लो पहला एक्स न्यूक्लियस है, ਇਹਦੇ ਚੋਂ इलैक्ट्रॉन बाहर निकलिया तो वो बड़ा तेज है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो दूसरे एक्स न्यूक्लियस चों जिहड़ा इलैक्ट्रॉन बाहर निकलिया वो थोड़ा स्लो है। तो इदा क्यों होया? तो उसका कारण साइंटिस्ट ने दसिया कि अगर इलैक्ट्रॉन फास्ट होएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो, तो एंटी न्यूट्रिनो की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी घट हो जाएगी, तो जे आ इलैक्ट्रॉन स्लो है जिहड़ा बाहर निकलिया तो आ थोड़ा फास्ट हो जाऊ, ताकि ਇਹਦੀ और ਇਹਦੀ दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम की रहे फिक्स कांस्टेंट रहे, जीरो नहीं कांस्टेंट रहे। समझ आई गल? मतलब नेगेटिव बीटा डिके के दौरान जिन्ने भी इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे सी ना, सारिਆਂ ਦੀ काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं सी, कोई स्लो सी कोई फास्ट सी। तो ਉਹਨੂੰ एक्सप्लेन ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि ਇਹ ਇਕੱਲਾ नहीं निकलता, ਇਹਦੇ ਨਾਲ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता वा, तो दोनों की मिला के टोटल काइनेटिक एनर्जी हर डिके च सेम रहती है, ना कि कल्ले कल्ले। अच्छा, तो इस करके इत्थे अपना आ इलैक्ट्रॉन जे आ जाए पॉजिटिव बीटा डिके, पॉजिट्रॉन, ਉਹਦਾ मास नंबर तो 0 है बट एटॉमिक नंबर +1 है। ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ है न्यूट्रिनो, और ਇਹਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚ ਡਿਕੇ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਐਕਸੈਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ है। तो ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, प्रोटॉन ने न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन कन्वर्ट होना। ठीक है? अच्छा, हुण ਇਹਦੇ ਚ एक होर गल देखियो, हाँ समझ आई गल, याद ही रखनी है। हुण आ जिहड़ा न्यूक्लियस है
ਇਹਦੇ ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, क्योंकि नैगेटिव बीटा डिके के दौरान न्यूट्रॉन का नंबर घटना वा, प्रोटॉन का वधना वा, तो इट मीनस आ रेशो इंक्रीज होनी और इत्थे उल्ट होना, इत्थे प्रोटॉन घटना तो इत्थे आ रेशो डिक्रीज होनी। तो ये गल्लां याद रखनियां पैणियां। बोर्ड च नहीं है, कंपटीशन में भी हट गया हैं? कंपटीशन में भी हट गया जेई में भी हट गया जेई छट गया वा नहीं नहीं सिलेबस में हट गया है। पता नहीं पुत्र कर लो क्योंकि ना पता ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, गल्लां आपस में जुड़ियां ना तो मुश्किल नहीं है काम। अच्छा हुण पुत्र तुसीं देख रहे हैं कि बीटा डिके जिहड़ा ना ਇਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ x ਹੈ ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਬੀਟਾ ਡਿਕੇ ਉਹ y ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ
अल्फा च देखिया सी। और फर्क की सीगा, जदों बीटा डिके च x तो y आया तो y और x का मास नंबर वही है बट एटॉमिक नंबर च फर्क पिया, जबकि अल्फा डिके च हाँ दोनों च फर्क पिया। तीसरा डिके है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਾਮਾ ਡਿਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਾਮਾ ਡਿਕੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਮਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਫੋਟੋਨ ਹੈ बेसिकली, क्योंकि गामा ईएम वेव है और ईएम वेव ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਫੋਟੋਨਸ ਤੋਂ। फोटोन का कोई चार्ज नहीं है तो फोटोन का मास नंबर भी जीरो होंदा ते एटॉमिक नंबर भी जीरो होंदा। इस करके ये कोई फर्क नहीं पैना। तो फिर इन्हां दोनों को अलग कितना शो करना, तो असी ये कहना कि गामा डिके तो पहला न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट, जिस तरह असी आम पढ़ते ही हैं कि कोई भी एटम जो एक्साइटेड स्टेट च है तो वो जो नीचे आएगा हायर एनर्जी लेवल ताई वो फोटोन पैदा करेगा। तो हुण ये गल इदां याद रख लो, जिस तरह ना जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स है एटम के अंदर, जिस तरह इलैक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स है उदा ही न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स है। प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स नू असी कॉमनली कहने हैं न्यूक्लियॉन्स, तो न्यूक्लियॉन्स दे भी एनर्जी लेवल्स है। और फर्क ये है कि जिथे इलैक्ट्रॉन्स दे एनर्जी लेवल्स दे विच एनर्जी डिफरेंस सिर्फ इलैक्ट्रॉन वोल्ट च थोड़ा है, उथे न्यूक्लियस दे अंदर जिहड़े एनर्जी लेवल्स है उन्हां दा एनर्जी डिफरेंस मेगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट च। मतलब जदों इलैक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल जंप करदा तो जिहड़ा फोटोन पैदा होंदा उसकी एनर्जी इलैक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म च हुंदी है। पर जदों न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हायर टू लोअर एनर्जी लेवल जंप करते हैं तो उन्हां दी एनर्जी मेगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट च हुंदी है। और मेगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा और वो रेंज लाई करती है गामा रेज की फॉर्म च। तो इस करके न्यूक्लियस के अंदर जिन्नियां भी न्यूक्लियर ट्रांजिशन होंदियां वा तो वो गामा रेज पैदा करता वा। ठीक है, तो गामा रेज के ओरिजिन न्यूक्लियर ट्रांजिशंस दे नाल है। अच्छा, और गामा डिके तुसी साफ देख रहे हैं कि सिर्फ एनर्जी च फर्क आना वा, न्यूक्लियस की मास नंबर ते एटॉमिक नंबर सेम ही रहने। ठीक है, नेक्स्ट हुण जदों न्यूक्लियाई अल्फा बीटा गामा रेज नू एमिट करते हैं तो असी वर्ड यूज करते हैं कि न्यूक्लियस डिके हो रहा, न्यूक्लियाई डिके कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे। और डिसइंटीग्रेट का मतलब है कि जिहड़ा शुरू च न्यूक्लियाई सारे एक्स सी वो टाइम के नाल वाई च कन्वर्ट हो रहे। ਇਹਦਾ मतलब टाइम के बीतन के नाल एक्स की गिनती घटेगी, है ना। तो हुण एक्स की गिनती किहड़े अकॉर्डिंगली घटती है, किस तरह घटती है, उन्होंने दस्सण लई साडे कोल है
रेडियो एक्टिव डिके लॉ। तो अगर बेटा मान लो आ एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, ये जिहड़ा सैंपल है इहदे विच सारे न्यूक्लियाई कौन है, एक्स ही है। और ये हालात जिस वक्त दे उस टाइम में आपां की मान लिया, तां इन्हां एक्स की गिनती आपां n0 कहती, तो n0 हो गया ओरिजिनल नंबर। हुण जितना टाइम बीत रहा पुत, टाइम बीतण नाल कितना टाइम बीत चुका टी टाइम, तो एक्स की गिनती बाकी की हो गए, ये गिनती कितनी रह गई, एक्स की गिनती n रह गई एट एनी टाइम, है ना। हुण टाइम बीतण नाल ये होर घटनी है, तो एट एनी टाइम dn/dt का मतलब है भी n की गिनती टाइम के नाल कितना बदल रही है, उन्होंने दसन वाली टर्म है dn/dt। और क्योंकि टाइम के नाल n की गिनती घटनी है, इस करके इत्थे लाता नेगेटिव साइन। तो इनू असीं पढ़दे हां रेट ऑफ डिके ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई दे घटन दी रफ्तार। तो ये लॉ कहता है कि रफ्तार डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो जिन्ने एक्स की गिनती ज्यादा होगी उहदे घटन की रफ्तार भी उन्नी ज्यादा होगी। तो जे एन घट होएगा तो dn/dt भी घट होएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के जो असी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिखते हैं वो किन्नू कहते हैं, डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट जिहड़ा लैम्डा आ रेडियो एक्टिविटी च, हुण तुहानू ना याद आ जाना, यही कंसैप्ट तुसीं केमिस्ट्री च भी पढ़िया वा, रेट ऑफ रिएक्शन वाला केस। ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ k ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਾਪਾ, ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ k, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ये सिर्फ नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ रेडियो एक्टिव सबसटेंस पे डिपेंड करता, पर ये टेंपरेचर पे भी डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और फिजिकल कंडीशंस तो इंडिपेंडेंट है लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू डिके कांस्टेंट है। dn/dt की दस्या पुत्र भी किस रफ्तार दे नाल, तेजी दे नाल न्यूक्लियाई की गिनती घट रही है, और जिस रफ्तार दे नाल ये गिनती घटती है उन्होंने पता कहने हैं एक्टिविटी। तो dn/dt is equal to capital A, dn/dt is equal to capital A is called activity।
एक्टिविटी की दसती है रेट ऑफ डिके ऑफ न्यूक्लियाई। लैम्डा की वैल्यू की दसी पुत्त तुहानू वो डिपेंड को याद नहीं करनी, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटीरियल। हुण एक रिजल्ट आन लगा, एक दा रिजल्ट है इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि अगर शुरू टी सी जीरो सॉरी शुरू टाइम जो जीरो सी तो न्यूक्लियाई का नंबर n0 सी, तो कुछ देर बाद आफ्टर टाइम टी वो नंबर n रह गया, तो n कितना रह जाएगा, n0 नाल की रिलेशन है, तो वो असी रेडियो एक्टिव डिके लॉ तो डिराइव करके इतना लिखते हैं। जे तुहानू कोई कहे कि स्टार्टिंग दे विच ओरिजिनल न्यूक्लियाई दा नंबर सी 1000, तो इसका मतलब वो n0 है। तो वो कहे कि 2 घंटे बाद दसो कितना नंबर रह गया, वो n है, वो n है और t 2 घंटे है, पर लैम्डा की वैल्यू दी होएगी, उस तो फिर आंसर आएगा। अच्छा हुण जिस तरह तुहानू कहा कि तुसी कैमिस्ट्री दे विच रेट ऑफ रिएक्शन का कंसैप्ट पढ़िया वा, उहदे च तुसी एक टर्म पढ़ी होनी है हाफ लाइफ, पढ़ी है ना, वही चीज इत्थे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ वो टाइम है जिहदे बीतन तो बाद रेडियो एक्टिव सैंपल दे अंदर ओरिजिनल एक्स की गिनती घट के अद्धी रह जानी है। जे पहला 1000 सी तो हाफ लाइफ बाद 500 रह जानी है, जे 500 सी तो हाफ लाइफ बाद 250 रह जानी है, जे 250 सी तो हाफ लाइफ बाद 125 रह जानी है, एंड सो ऑन। तो हाफ लाइफ कितना काउंट होनी है पुत्र, ਉਹਦਾ फार्मूला है 0.693 बाय लैम्डा। हाँ उत्थे के लिखते सी, इत्थे डिके लिख दियो, लैम्डा फार्मूला वही है ना। ਇਹਦਾ मतलब एक होर इंटरेस्टिंग गल कि अगर थानू डिके कांस्टेंट पता आया तो तुसी हाफ लाइफ कट सकते हैं, तो जे हाफ लाइफ पता था है ना, इत्थे काम आ जाना। एक होर गल देखो, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ मान लो जीरो टाइम ते एक्स न्यूक्लियाई की गिनती सी n0 शुरू ओरिजिनल, तब कुछ टाइम बीतन तो बाद वो गिनती कितनी रह जानी है n, तो n कितना कट सकते सी, साडे कोल आ फार्मूला है ना, पर मान लो मैनू कहे कि आपा n की गिनती कटनी है, पर कितने टाइम बाद, एक हाफ लाइफ बाद, मतलब जो टाइम बीतया वो एक हाफ लाइफ है, तो इसका मतलब फिर n ये ना कटन की नहीं लोड़, फिर n की बन जाना, जे वो कहे नहीं भाई 2 हाफ लाइफ बाद कटो,
की बन जाना n नॉट बाय 4, मतलब n नॉट बाय ਇਹਦਾ मतलब आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स it means after n half lives है ना। तो ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ 20,000 ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ 8 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ मतलब 4 ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਬੀਤ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਇੱਥੋਂ ਇਟ ਮੀਨਸ n ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4, छोटा n है तो इट मीन्स कैपिटल N की हो जू n नॉट बाय 2 दी पावर 4 और n नॉट 20,000 देता शुरू वाला, तो आंसर आ गया। तो इस तरीके नाल भी कैलकुलेशन हो सकती है। ते लास्ट है उत्तर, तो इन्नी गल समझ लग गई रेडियो एक्टिविटी भी। मीन और एवरेज लाइफ, मीन या एवरेज लाइफ वो होंगी है पुत्र 1 by lambda। ठीक है। सो ये सी रिगार्डिंग रेडियो एक्टिविटी, तो ये पढ़ लेना तुसी, कोई मुश्किल नहीं है, इजी काम नहीं है खास नॉलेज। तो हुण बेटा इदां ही +2 च अपना ना थोड़ा जिहा एडिशनल काम ओदा पिया वा, वेव ऑप्टिक्स जो ना पोलराइजेशन, वो फिर एक दिन कर लांगे आपां। 2-3 टॉपिक्स है जिहड़े कि डिलीटेड है बट पता नहीं हुंदा, मतलब कह नहीं सकते आपां कि है छोटे छोटे टॉपिक्स, क्वेश्चन आ सकता वा क्योंकि हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है इत्थे, ठीक है। इस करके अपना ये टॉपिक्स कवर कर लेंगे। तो हुण कल का शेड्यूल नोट कर लो, थोड़ा जिहा चेंज है। कल नूं 7 ਤੋਂ 8 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ है। परसों नूं ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 3, ਉਹ परसों ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ ਦਾ।
ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੇ ਆਪਟਿਕਸ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੂ ਸਾਰਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ? एग्जाम हो गया भी? ठीक हो गया? हाँ जी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गए। सही हो गया? बढ़िया हो गया।